गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्रश्नावली 1 तक के सारे थ्योरी को, सारे एक्सरसाइज को, सारे एग्जाम्पल को अच्छी तरह से बना लिया था। आप लोग भी इसे कंप्लीट कर लिए होंगे। आज से हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये हम लोग का 40 मिनट का क्लास होगा। जहाँ तक कवर होगा हम करेंगे, ठीक है ना। ये 40 से स्टार्ट हुआ है, 10, 11, 20, 12, 20 तक ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट बात दिया गया है उसको मैं मेन लाइन है उसको मैंने टिक किया है, आपको मैं बताता हूँ। इसमें दिया गया परिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ एक बार और रिकैप जल्दी करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। किसको? परिमेय संख्या। जिन लोगों को पता नहीं है वो यहाँ पे देखे, है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? लिखो, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q एक पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर न हो, है ना। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके जहाँ q क्या हो, q 0 न हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। p और q क्या हो, p और q पूर्णांक हो, है ना। जिन लोगों को पूर्णांक का मतलब नहीं पता है जाके मेरा बेसिक वीडियो देख के आओ, ठीक है। p और q पूर्णांक हो, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत या अशांत क्या चीज? आवर्ती, है ना। अशांत आवर्ती, है ना। यानी शांत मतलब 0.625 पे जाके शांत हो गया, है ना। या अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब जैसे कोई खास संख्या बार बार आ रहा है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसी को हम लोग क्या लिखते थे? 0.123 पर रेकरिंग। जो संख्या रिपीट होता था उस पर रेकरिंग डाल देते थे। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, तो इसमें दिया ये परिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसका उल्टा, है ना, कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिख सके, है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, है ना। जैसे √3 होता है, ना कि √3/1 होता है, ठीक है ना। चलो, ये हो गया √3, ठीक है। √3 हो गया, पाई हो गया, है ना, पाई हो गया। और उसके बाद क्या क्या हो गया? 0.1 0.1 0.01 0.001, है ना। ऐसी जो भी डॉट 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 जो भी संख्या हो, ये सब हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? इस पे आप दशमलव प्रसार लिख सकते हो, है ना। दशमलव, है ना, दशमलव प्रसार। जैसे इसका हिंदी आपको समझ में आता होगा कि जब इसको मतलब परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में बदलेंगे, या तो वो कोई 2 अंक के बाद दशमलव के 3 अंक के बाद खत्म हो जाएगा, या कोई संख्या जो है बार बार रिपीट करेगा, जैसे 0.23, या ऐसा भी हो सकता है 0.134 और तो आप 666 जाके रिपीट करने लगे, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 0.1234 और 6 रिपीट कर रहा है ना, तो 6 पे जाके रेकरिंग लगा देंगे, ठीक है ना। तो वो भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। और यह परिमेय संख्या आपको बता दिए, रूट के अंदर जो भी संख्या होता है वो परिमेय संख्या होता है। और दशमलव के रूप में दिया रहे तो अगर आप कोई संख्या अगर बार बार नहीं आता रहे तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जब बेसिक में पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो वास्तविक संख्या उसको 2 भाग में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है कि आपने सीखा था कि संख्या रेखा पे हम किस प्रकार अपरिमेय संख्या को निर्धारित करते हैं, ठीक है। बहुत लोग को ये बात नहीं आता होगा कि कैसे हम लोग अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है ना, या फिर अलग वीडियो में क्या करें। चलो इसको अभी वही बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो, या फिर हम इसको अलग वीडियो के लिए छोड़ते हैं ना। इसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलो इसको हम छोड़ते हैं। हमको मान के चलते हैं आपको आता नहीं आता है तो जस्ट आप अगला वीडियो देखना ना, उसमें रहेगा, ठीक है। यार बता देता हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, बता देता हूँ। जैसे देखो, अपरिमेय संख्या क्या होता है? √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना, √6 हो गया,
फिर बोलेगा √4 कहाँ गया था बच्चा, √4 परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या है। √4 का मतलब 2 होता है। बोलो बात समझ में आता है कि नहीं? √4 का मतलब क्या होता है? 4। तो इस सब को हमको परमेय लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो सीखते हैं हम लोग। जैसे ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है। आपने स्केल से क्या किया, ऐसे खींच दिया और यहाँ से नाप के काट दिया 1 2 3 4 5। ये आपने स्केल से नाप के काट दिया। ये -1 -2 -3 -4, ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने एक स्केल से 1 2 3 4 काट दिया। देखो इसके लिए ये जो अपरमेय संख्या है ना उसको दर्शाने के लिए आपको एक परमेय आना चाहिए जिसे हम लोग पाइथागोरस परमेय कहते हैं। चाहे परमेय छोड़ो ना, उससे तो नामे सुन के कितने का होश खराब हो गया होगा। अरे गधा कुछ नहीं है। देखो क्या है ना, परमेय संख्या बराबर पढ़े हो ना, कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और जोड़ आधार का वर्ग, है ना, आधार का वर्ग, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये बात आप पढ़े हो ना। और लंब हमारा कौन होता है? थीटा के ठीक सामने वाला। अगर थीटा हम लोग ई लेंगे तो हमारा लंब ई होगा, थीटा अगर ई लेंगे तो लंब हमारा ई होगा, है ना। और नीचे जो रहता है वो तो आधार रहता है। और कर्ण वह होता है जो 90 के ठीक सामने वाला भुजा होता है। ये सब आपको पता है, ठीक। अब देखो जैसे अगर हमको √2 को रिप्रेजेंट दर्शाना है ना, तो √2 को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। देखो जैसे अगर कर्ण स्क्वायर बराबर इतना है तो कर्ण को हम लोग h² लिखते हैं ना। कर्ण को हम लोग h माने हाइपोटेनस होता है, एल मतलब लंब, लंब मतलब हम लोग p लिखते हैं, p मतलब परपेंडिकुलर, आधार को हम लोग लिखते हैं बेस, b से बेस, है ना। तो b² यानी h² बराबर p² जो b²। तो हमको अगर √2 लाना है तो h बराबर क्या होना चाहिए? p² प्लस b², है ना। यानी अगर इस संख्या को अगर हम √2 ले लें, निकालें, तो हम लोग देखो पहले हम लोग क्या करते हैं। देखो हम लोग अगर √2 लाना है ना तो इसको 1 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं। तो 1 1 जोड़ने से देखो 1 1 क्यों लेते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो पहले मैं आपको लिख के पहले उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा इसको हम 1 1 कहला लिए, ठीक है। मान लेते हैं हम ले लिए p बराबर 1 b बराबर 1, माने लंब बराबर 1 और आधार बराबर 1, है ना। तो आपको आधार 1 खींचना है ना, तो आप क्या करो 0 से स्केल ले लो, ई तो अपना 1 है हम लोग को पता है, ऐसे आप इसको चाप काट दो, है ना। तो ई हो गया अपना 1 पर आपको 90 डिग्री ड्रॉ करने आता है। क्या करोगे आप कोई चाप ले लोगे, चाप से आप ऐसे पहले करोगे, फिर 1 बार काटोगे तो 60, 2 बार काटोगे तो 120, ठीक। अब इस दोनों को विभाजित करोगे। दोनों को विभाजित करने के लिए इसको आप यहाँ पे काटो, इसको आप यहाँ पे काटो, और यहाँ पे आप करोगे तो ये आपका लंब आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? लंब, ठीक है। अब ये आपका लंब हो गया, अब ये लंब हो गया। अब क्या करो, ये जो क्या बोलते हैं आपका, जैसे ये मीटर स्केल है ना, मीटर स्केल खट 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 खट, है ना। तो जैसे ये आपका 1 है, तो जो आपका बाइसेक्टर होता है उसको एक पे इतना वो कर लो, इतना कर लो, और उसको यहाँ से लेके ऐसे काट दो, तो आपका ये काट दिया, ठीक है। तो ये आपका ये जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ये जो लेंथ है आपका वो 1 मीटर है, ठीक है। और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अब आप जो आपका ये जो प्रोटेक्टर होता है ऐसे ऐसे नोकी वाला, उस नोकी को एक पॉइंट को यहाँ रखो और एक पॉइंट को लंबरा के यहाँ पे ले जाओ, एक पॉइंट को लंबरा के कहाँ पे ले जाओ? यहाँ पे ले जाओ। अब जो आपका ये जो ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, वो क्या है? √2 है। वो किसका वैल्यू? √2। कैसे? देखो जब ये डालेगा ऐसे तो इस कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस कर्ण का वैल्यू लंब का स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये आप कैसा ट्रायंगल बन गया? ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये परपेंडिकुलर। तो इसका जो अब अभी कर्ण आप जब इस फार्मूला से निकालोगे कर्ण, तो आपको कर्ण कितना आ जाएगा? √2। आपको कर्ण कितना आ जाएगा? √2। देखो लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो आपको ये आ गया √2। तो ये जो आपका लेंथ है वो क्या है? √2। तो जब आप इतना को आप चाप कर लिए तो आपका ये जो मुंह जो हुआ ना, मुंह की लंबाई वो √2 हो गया। तो आप क्या करोगे, एक नोकी को 0 पर और एक पेंसिल वाला नोकी को इस पे रखोगे, यानी ये √2 हो गया। इसको खटाक 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 आप क्या ले लो, ऐसे 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 ले लो, ठीक। मतलब आप जब इस ऐसे करोगे, ऐसे चाप को ऐसे नचाओगे तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पे कट कटेगा, वही आपका जो पॉइंट हो जाएगा। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? √2,
बोलो बात समझ में आया क्या? अब आपको ये बात समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ है, हम लोग यहाँ पे हम लोग ये संग एक एक काहे ले रहे थे, एक एक काहे ले रहे थे क्योंकि एक काटने में आसान है और साथ ही साथ एक काटने में आसान है और एक एक करके हमको √2 आ जा रहा है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? चलो ये √2 हो गया। अब √3 हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सोचो। तो √3 के लिए हमको P कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए, B कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए। तो हमको पता चल रहा है बाप रे, ये मान लो हम अगर B ले रहे हैं 1 तो इसको हमको कैसा हो √2 लेना होगा। उसके अलावा हमको और कोई काम बन नहीं रहा है ना, और उसके अलावा हम कोई ले नहीं सकते हैं। तो आपको पता चलेगा P को आप ले लो, B को आप ले लो √2, B को आप क्या ले लो √2, B चाहे P किसी को आप √2 ले रहे हो है ना। लेकिन देखो जैसे कि √2 हमको आ गया ना, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया, इसको यहाँ पे कर लेते हैं ठीक है। जैसा देखो ये हमारा एक है ना, तो ये हमारा हो गया 1 और 1 के बगल में 1.4 आता है √2 का वैल्यू। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले हम लोग को √3 करने के लिए अब हमको क्या चाहिए, पहले हमको √2 चाहिए। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया √2। अब हम लोग का यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया √2। और फिर उसी प्रकार यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाओ है ना, ऐसे परपेंडिकुलर जब आपका बन जाएगा तो 1 मीटर स्केल लेके 1 मीटर यहाँ पे ऐसे काट दो और अब आपका एक ऐसे ट्रायंगल बन गया। अब जो ट्रायंगल बना वो ध्यान से देखो कैसा है, ये आपका √2 है, ये आपका 1 है। तब आप जब h निकालोगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 2 और इसका स्क्वायर यानी 1, यानी कितना आ गया √3। ये जो आपका इस बार लेंथ आया है ये आया √3, यानी इस बार जो आपको ये लेंथ जो आया है वो 1 मतलब √3 आया है ना। तो इसको आप ऐसे 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 नचा के है ना, इसको आप ऐसे नटा दो और जो आपका x एक्सिस पे कट करेगा वही अब क्या हो जाएगा √3। बोलो बात समझ में आया? ऐसा ही करके आप √5 √7 किसी का भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। बोलो बात समझ में आया? बात क्लियर है? आप किसी को भी आप रिप्रेजेंट कर लोगे अपने मन से, एग्जाम्पल करके लाना, एग्जाम्पल करके लाना कितना कितना √5 √7 ठीक। जैसे √5 के लिए आपको क्या करना है, √5 के लिए बड़ा ही सिंपल है, एक 2 ले ले, 1 ले ले और ये जो लेंथ आ जाएगा आपका √5 आ जाएगा, उसको खट 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 ऐसे कर देना। √7 के लिए क्या करोगे, √7 के लिए क्या करोगे, 2 ले लो आपको 4 आ जाएगा, और √3 ले लो आपको तो अब √3 जैसे यहाँ पे है ये हमारा √3 हो गया, इस पर से 2 काट दो और जो आपका इस बार अथी बनेगा वो √7 होगा, और इसको खटा खटा कर दो तो ये आपका √7 आ जाएगा। बोलो ये सब बात क्लियर है? ये सब हमको 9वां में पढ़ना था, लेकिन 9वां में हो सकता है आप खेल रहे होगे तो ये सब चीज़ भूल गए होगे। मतलब क्या, ब्रह्मा जी जब ज्ञान बांट रहे थे तो आप सो रहे थे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जब जाके तब सवेरा, ठीक है ना। कोशिश करना मत हारो, अब आपका आँख खुल चुका है, मन ला के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, कंसेप्ट से पढ़ो, पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से पढ़ो, हाथ पैर मत भाजो। एकदम नदी में हाथ पैर भाजने से कुछ नहीं होगा, आपको डूबना है। लेकिन जब आप तैरना सीख जाओगे, तैरने का नियम सीख जाओगे तो उसी नदी में आप घूमोगे, मस्ती करोगे, है ना। जब आप तैरना सीख जाओगे तब, ठीक है ना। चलो, तो वही तैरना हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, आपको मैं बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक परमेय 1.3 दिया है, परमेय 1.3 दिया है। जनरली देखना ये सब चीज़ कोई कोचिंग में आपको पढ़ाया नहीं जाता होगा, सीधे प्रूफ करने का कोई मेथड बता दिया जाता होगा, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं आपको नंबर लाने के लिए तो यहाँ पे पढ़ाइए नहीं रहा हूँ, चाहे कोई स्टूडेंट को बताऊँ। अगर यहाँ पे आप आ रहे हो नो नंबर, हमको कंसेप्ट से मतलब है, कंसेप्ट कुछ सीखना है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग आप देखते हैं पढ़ाई को, मैथ का मजा लूटना है यार, ठीक है ना, मैथ का मजा लूटना है। चलो, तो 1.3 है ना, परमेय 1.3 देखते हैं। परमेय 1.3 क्या कहता है, देखो परमेय 1.3 दो चीज़ बोलता है, ठीक। दो चीज़ क्या बोलता है, पहले मैं आपको किताबी भाषा छोड़ देता हूँ, किताबी भाषा छोड़ देता हूँ, मैं आपको एक पॉइंट लिखवाता हूँ। लिखो, कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या किसी अभाज्य संख्या से, किसी संख्या से तब विभाजित होती है ना, किसी संख्या से तब विभाजित होती है जब वो उसका क्या होता है, जब वो उसका अभाज्य गुणनखंड होता है। मतलब क्या, जैसे देखो
जैसे देखो ये मान लो 3 है ना, 3 हम लोग मानेंगे 3 अगर ए को पूरा तरह से भाग दे रहा है ना, तो इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, है ना, 3 का आप जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसका जब तक एक अभाज्य गुणनखंड 3 नहीं आएगा तब तक ये 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ठीक, पहला बात चीज़ तो आप ये समझ लिए। दूसरा चीज़ ये समझो, मान लो कोई संख्या है 3 × 11 × 9 × 7 × 6 प्लस 12। आपको हम कहें कि ये संख्या 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो देखो इस तीनों में से आप कॉमन निकालो, इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, आपको अंदर रहेगा 3 × 9 × 11 × 6 प्लस 3 चौका 12। ये कोई ना कोई पूर्णांक होगा, ठीक है ना। तो हमको इस प्रमेय ही से यूज करके हम लोग ये बता रहे हैं कि ये संख्या 3 से भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 है। इस संख्या का एक गुणनखंड, ये 3 अभाज्य संख्या है ना, इसीलिए एक अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे, या फिर अगर देखो अगर यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे अगर 6 रहता है ना, तो इसमें से देखो 6 कॉमन निकल रहा है कि नहीं, तो यहाँ से 6 कॉमन निकल जाता, यहाँ से भी 6 दूना 12 निकल जाता। तो एक इस संख्या का एक गुणनखंड 6 भी है, इसीलिए यह संख्या 6 से भाग लगेगा ही लगेगा, है ना। बस यही प्रमेय है, वास्तव में ये प्रमेय कुछ नहीं है, केवल ये चीज है। ये चीज हम लोग जानते हैं कि ये क्या होगा, 6 इंटू कोई पूर्णांक हम अगर आई लिख दे, आई माने इंटीजर, है ना, ये कोई पूर्णांक ना होगा, तो इसको जब 6 से भाग दोगे तो ये क्या, इस पूर्णांक मर्तबे कट जाएगा, ठीक है ना। तो वही यह प्रमेय कहता है कि, तो इस प्रमेय का आप कैसे लिखोगे कि कोई संख्या, है ना, कोई संख्या किसी संख्या से, कोई लिखो, अब लिखो कोई संख्या a, है ना, अब लिखो पक्का, अब लिखो कोई संख्या a b से तब विभाजित होगा, जब क्या, a का एक गुणनखंड, a का एक गुणनखंड क्या हो, a का एक गुणनखंड b हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये कोई ना कोई तो संख्या ही ना होगा, ये संख्या 6 से विभाज्य तब होगा जब इस संख्या का एक ना एक गुणनखंड क्या हो, 6 हो, है ना, यानी ये संख्या हो। अगर यहाँ पे 6 × 6 रहता तो ये हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो एगो से मतलब है, एगो गुणनखंड इसका है कि नहीं। गुणनखंड मतलब गुना के रूप में खंड, जैसे देखो, जैसे 12 है इसका अगर गुना के रूप में हम इसको खंडित करें तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3, ठीक है। तो यही हमारा गुणनखंड है, ठीक। तो पहला प्रमेय आप समझ गए, ठीक है। तो यही है हमारा प्रमेय, ठीक है ना, यही हमारा प्रमेय। बहुत लोग तो इसको देख के डरिए गए होंगे, यार ये क्या है, छोड़ो, इससे भी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। पहला प्रमेय आप ये चीज समझ गए। चलो अब एक बड़ा ही हम एकदम ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रिकी बोले तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, अगर आपके पास दिमाग होगा ना तो आप जल्दी उस क्वेश्चन को बता दोगे, है ना, नहीं तो गोबर भरले होगा तो भाई फिर गड़बड़ बात है, ठीक है ना। तो चलो जरा ही दिमाग खोल के, ठीक है ना, दिमाग खोल के हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक। जैसे देखो, ये देखो ए हमारा क्या है, चलो ए हमारा एक पूर्णांक है, ठीक। ए हमारा एक क्या है, पूर्णांक। b है एक अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या। ध्यान देना मैं जो बात कह रहा हूं, b क्या है, एक अभाज्य संख्या। हम आपको एक कंडीशन दे रहे हैं कि b जो है ना, b मतलब a² जो है, a² b से विभाज्य है, b से विभाजित है, b से क्या है, विभाजित है, ठीक है, b से क्या है, विभाजित है। तो हम पूछेंगे क्या a भी b से विभाजित होगा, a भी b से विभाजित होगा, ये आपको बताना है, होगा, हाँ या ना, हाँ या ना में उत्तर दे, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक।
तो आप लोग का आंसर मिला, मैं बताता हूँ। हाँ, इसका आंसर है हाँ। कैसे है देखो, ध्यान दो, हम लोग का a एक पूर्णांक है और b क्या है? अरे भाई b क्या है? अभाज्य संख्या है। अब जरा सोचो, ये जो b जो है अगर a स्क्वायर को भाग दे रहा है, अगर b जो है a स्क्वायर को भाग दे रहा है, इसका क्या मतलब है? सुनो, इसका ये मतलब है कि a स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर को हम लोग b इंटू कुछ पूर्णांक होगा, b इंटू कुछ पूर्णांक होगा, ठीक है, b इंटू कुछ पूर्णांक होगा, तभी तो ये संख्या b से भाग लग रहा होगा, तभी तो ये संख्या क्या लग रहा होगा? b से भाग लग रहा होगा। अब सोचो, अगर ठीक, अगर a एक पूर्णांक है तो a बराबर यहां से क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ b इंटू कुछ पूर्णांक। बोलो बात समझ में आता है? a बराबर क्या हो जाएगा? b इंटू कुछ पूर्णांक। अब सोचो, अगर केवल एक ही b रहे तो ये तो अंडर रूट ऑफ b हो जाएगा, इंटू मान लेते हैं कुछ पूर्णांक का वर्ग निकल गया है ना, कुछ पूर्णांक का कोई वर्ग कोई पूर्णांक आ गया है ना, इस कोई पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक आ गया। अब देखो, अगर ये रूट b हो जाए तो रूट b तो हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का कभी वर्ग निकलता है? नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक अपरिमेय संख्या हो गया, जबकि a क्या दिया हुआ है? पूर्णांक दिया गया है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे b तो आएगा, एक और b हमारे पास कॉमन आएगा। क्या होगा? एक b तो आएगा, एक और b हमारे पास कोई कॉमन आएगा, और तब कोई पूर्णांक बचेगा यहाँ पे, है ना, और तब कोई पूर्णांक यहाँ पे बचेगा, ठीक, तब कोई यहाँ पे पूर्णांक बचेगा, और यहाँ पे b स्क्वायर जब होगा तो इसका भी कोई वर्ग निकल जाएगा और इसका भी b एक वर्ग निकल जाएगा। और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि अब जो a है वो b से भाग लग रहा है, b से आप जब भाग लगाओगे तो यहाँ पे जो भी पूर्णांक है उतना टाइम्स ये यहाँ पे b से भाग लगाने पे कट जाएगा। बस यही दोनों परमेय था, है ना, यही दोनों सिंपल परमेय था, ठीक है ना। अब क्या है कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले ले तो बेहतर रहेगा, ठीक है, चलो ले लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे मान लो b, है ना, b इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 3 और a स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं 36, a स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं 36। क्या आपको दिख रहा है कि b जो है वो a स्क्वायर से विभाजित है? तो हाँ, कितना मरतबे तक? 12 टाइम्स। क्या आपको ये भी दिख रहा है? तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? 6, यहाँ से a आ जाएगा 6, ठीक है, a आ जाएगा 6, ठीक। तो क्या आपको दिख रहा है कि क्या आपको दिख रहा है कि ये जो b है वो 3 से भी भाग लग रहा है ना, b मतलब 3 जो है वो 6 को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू कुछ पूर्णांक, है ना, यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि वो पूर्णांक 4 है। देखो, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे b स्क्वायर होना ही होना चाहिए। अब b स्क्वायर तब a करते हो तो a को b बच जाता है, इसीलिए b से वो ये विभाज्य हो जाता है। तो इसका a करेंगे तो ये क्या हो गया? 3 इंटू कुछ पूर्णांक, है ना। देखो यहाँ पे आया था ना 3 इंटू कुछ पूर्णांक, देखो इसको हम लोग नंबर के रूप में लिख दिए, है ना। मतलब इस पूरा का सार क्या हो गया? पूरा का सार क्या हो गया कि यदि b अभाज्य संख्या है, अगर a पूर्णांक है, अगर b जो है a स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर देता है तो a भी b को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसको दो विधि से करेंगे, एक किताबी भाषा से, आपको अगर अच्छा लगता है तो उससे करो, और एक हम अपना तरीका से जो मुझे अच्छा लगता है उससे आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे किताबी भाषा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग को बुक पर ज़्यादा भरोसा होता है, ठीक है ना, होना भी चाहिए, ठीक है ना, होना भी चाहिए। किताब, देखो किताब का चीज़ सब थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहता है ना, देर आता है लेकिन दुरुस्त आता है, ठीक है ना। चलो हम लोग को सिद्ध करना है कि √2 एक परमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करें कि √2 एक परमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? उत्पत्ति।
हम लोग इसमें शुरू में इसमें लिखने का जो तरीका है हम बुक से देखते हैं, ठीक है ना। उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में लिखेंगे ऐसा ही ना जी, ठीक। उत्पत्ति में हम लोग कथी लिखेंगे, लिखो आप लोग, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आप लिखो, ठीक, इतना आप लिख लिए, ठीक है। तो हमने मान लिया अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या है कि √2 अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां लिख देना, इधर लिख देना, जहां क्या p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो, है ना, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये बात आप लिख देना, ठीक है। इतना लिख दिए। उसके बाद देखो p और q पूर्णांक हो, ठीक। और इसमें एक और बात आप लिख सकते हो, इसमें एक और बात लिखो कि p और q का कोई अन्य, मतलब p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब इस दोनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, है ना। कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चों, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे माने 6/14, देखो तो ये क्या अभाज्य संख्या है। देखो सह अभाज्य होता है, एक होता है सह अभाज्य, है ना, सह अभाज्य। अभाज्य संख्या तो आप लोग जानते होंगे, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या। लेकिन सह अभाज्य क्या है, देखो जब हम लोग बात करते हैं ना एक से अधिक अभाज्य संख्या की, तो उससे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कभी भी 2 अभाज्य आ गया, 3 अभाज्य आ गया, 4 अभाज्य आ गया, है ना, कभी भी 2 अगर अभाज्य संख्या आ गया ना एक साथ, है ना, तो उससे हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 6/14 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है? 3 × 2 और 7 × 2, है ना। देखो इस दोनों में, तो इसमें दो कॉमन फैक्टर है ना, इसीलिए इस दोनों को हम लोग हटा दिए और हमारे पास क्या बच गया? 3/7। ई लिखे तब चाहे ई लिखे तब कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम इहो पूर्णांक है, इहो पूर्णांक है, इसीलिए हम यहाँ पे पी और क्यू एक ऐसा पूर्णांक माने जिसका जो सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। पी और क्यू हमारा क्या है? सह अभाज्य संख्या है। बोलो समझ में आया? क्या हम लोग किए कि माना कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है, ये नहीं लिखना है कि अगर √2, तो हम सीधे सोचेंगे कि ठीक है, अब मान लिए ना तो √2 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q लिखो, p और q पूर्णांक तो है ही, साथ ही आप ई भी लिखो, है ना। एक के लाइन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा। p और q को पूर्णांक लिखने से अच्छा है आप लिखो जहां p और q सह अभाज्य, क्या लिखो? सह अभाज्य, है ना, अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है ना। और q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको बताया था कि कोई भी भिन्न होता है उसका हर कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर अथी, तो यहाँ से आप p बराबर क्या लिख सकते हो? p बराबर लिख सकते हो √2q। आप दोनों यहाँ पे लिखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप लोग यहाँ पे लिखो, ठीक। दोनों तरफ से वर्ग करने पे क्या हो जाएगा? p² बराबर 2q², ठीक है। दोनों तरफ से वर्ग करने पे लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? p² बराबर 2q², ठीक। तो बच्चों यहाँ पे देखो, पहले हम लोग क्या चीज का यूज कर रहे हैं? बुक का। हम लोग क्या चीज का मेथड का यूज कर रहे हैं? बुक का, ठीक। अतः आगे यहाँ पे लिखता है अतः, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखता है अतः, है ना। अतः क्या? अतः यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि p² को, है ना, p² को 2 विभाजित कर रहा है। p² को 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है। p² को क्या है? 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। p² को 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है? p² को 2 विभाजित कर रहा है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, जो अभी पीछे हम थ्योरम पढ़े थे ना, वही थ्योरम का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। p² को यदि 2 विभाजित कर रहा है तो क्या p को भी, क्या p भी मतलब
मतलब दो भी p से विभाज्य होगा क्या? दो, अगर p स्क्वायर 2 से भाग लग रहा है तो क्या p भी 2 से भाग लगेगा? यही चीजें हम पीछे थ्योरम में पढ़े हैं। पिछले थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि यदि कोई संख्या b के लिए कोई अभाज्य संख्या b के लिए यदि a स्क्वायर से भाग लगता है तो b a से भी भाग लगेगा। यही चीज पीछे पढ़े थे कि नहीं कि b से a भी भाग लगेगा। अगर b a स्क्वायर से भाग लगता है तो b a से भी भाग लगेगा। तो देखो यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू स्क्वायर है। क्यू स्क्वायर को तनका देने के लिए कोई पूर्णांक मान लो, कोई पूर्णांक d मान लो, कोई पूर्णांक क्या मान लो d, कि क्यू स्क्वायर कोई पूर्णांक है। इसका क्या मतलब p स्क्वायर जो है वो 2 से भाग लग रहा है। देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो p स्क्वायर यहाँ पे 2 से भाग लग रहा है, इसीलिए p भी 2 से भाग लगेगा। मान लेते हैं इसका वर्ग किए तो कोई हमको पूर्णांक आया c, ठीक है। जहां c क्या है? कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। जहां c क्या है? कोई पूर्णांक है। आगे लिख देना जहां c कोई क्या है? पूर्णांक, ठीक है। तो p स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, यानी 2 विभाजित कर रहा है तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं p बराबर 2c। जहां क्या लिखेंगे? जहां c कोई पूर्णांक है। क्या है बच्चों? पूर्णांक है ना। c कोई पूर्णांक है, ठीक है। c कोई पूर्णांक है। अब देखो जहां c कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब इस p का वैल्यू 2c, जहां c कोई पूर्णांक है, उसको आप कहां रख दो? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो यहां से आप लिखना कि p का वैल्यू, p का मान, लिखो p का मान समीकरण किस में? एक में रखने पर आपको क्या मिलेगा? आपको p का मान यहाँ रखना है तो क्या रखोगे? 2c। तो आपको क्या आ जाएगा? 2c का होल स्क्वायर, यानी 2 इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या आ गया? 4c स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। 2 से 2 कट गया। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों आप लोग, 2c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। आपको c d देख के डरना नहीं है, बस समझ लो क्या है। देखो अब यहाँ पे आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो q स्क्वायर जो है वो 2 से भाग लग रहा है? अरे हाँ ना बोल भाई, क्या q स्क्वायर भी 2 से भाग लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि q स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड 2 भी है, इसीलिए यह q स्क्वायर जो है 2 से भाग लग रहा है ना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? यहां से आप लिख सकते हो कि q स्क्वायर, अतः यहां से लिख सकते हो इसीलिए q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है? विभाज्य है, ठीक है। q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए चूंकि यहाँ पे लगा सकते हो, चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है इसीलिए q भी 2 से विभाजित है। q भी 2 से विभाजित है, ठीक है। q भी 2 से विभाजित है। आपने इतना तक लिख लिया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे अंतिम में देखो क्या लिखता है यहाँ तक। अतः अंतिम में देखो, मैं किताब का हूबहू लाइन पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत VVI गोल्ड पॉइंट है, गोल्ड पूरा सोना है। क्या कहता है इसमें? कहता है कि अतः ए बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। बिल्कुल सोचो, ई जो Q देखो, यानी यहाँ से हमको क्या पता चला कि Q भी 2 से भाग लग रहा है, यहाँ पे P भी 2 से भाग लग रहा है ना। और हम लोग माने क्या थे? P और Q ऐसा सह अभाज्य संख्या माने थे। जब P और Q अभाज्य संख्या है तो बताओ इसका कोई अन्य गुणनखंड हो सकता है एक और अपने आप को छोड़ के? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यही लिखता है कि अतः A और B का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इसमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त है। विरोधाभास मतलब विरोध प्राप्त है, गलत प्राप्त होता है कि A और B में एक
ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? हमेशा एक होता है ना। अभाज्य संख्या है तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना। केवल एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त होता है कि इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण माने गलत कल्पना कर ली है कि √2 एक परमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अगर बच्चों इस मेथड से आप प्रूव करोगे ना तो दुनिया के कोई ताकत इसको 5 नंबर के अलावा आपको 4 नंबर नहीं देगा, है ना। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अगर आप ऐसे बना दिए तो फिक्स 5 नंबर, आपका 5 नंबर फिक्स है ना। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको 5 नंबर मिलना फिक्स है, तो फिक्स है तो फिक्स है ना। और अगर ये क्वेश्चन अगर बाई दी 3 नंबर में आ गया तो सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। क्या चीज का? सेकेंड मेथड। इतना ज्यादा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो चलो ठीक है ना। तो रहने दो, यही मेथड काफ़ी है ना। वो फालतू मेथड है, वो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस मेथड से आप यूज करना, ये बेस्ट मेथड है ना। ये बेस्ट मेथड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये सबसे झकास तरीका है ना। ये तरीका थोड़ा सा लंबा है लेकिन जानते हो ना, ये 5 नंबर का है ना। कितना आसान है, लेकिन ये 5 नंबर का है, ठीक है ना। तो इस मेथड से आप बनाओगे तो आपको 5 नंबर मिलना फिक्स है। 1 नंबर कोई नहीं मास्टर कर सकता है ना। इतना ही सॉलिड मेथड है, ठीक है ना। चलो, क्योंकि देख रहा है ना इसमें कितना अच्छा अच्छा कंसेप्ट लग रहा है, समझे कि नहीं। चलो, तो फिर अगला दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। बिल्कुल यार, √2 को आप सिद्ध कर लिए तो √3 को नहीं कर लोगे? बिल्कुल इसी प्रकार से आप कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, अब आगे हम लोग को कुछ दिया है क्या? चलो, आगे क्या दे रखा है? हाँ, आगे कुछ पॉइंट दिया है, उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना, या समझना है। क्या? कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरमेय संख्या होती है। मतलब क्या बच्चों? देखो, जैसे √3 एक अपरमेय संख्या है और इसको आप 2 से 2 मान लो 2 एक परमेय संख्या है, इस दोनों को जोड़े क्या आ जाएगा? √3 + 2। इस दोनों को घटाओ √3 - 2। ये सारा क्या है? अपरमेय संख्या है। ये सारा क्या है? एक अपरमेय संख्या। बोलो, बात समझ में आता है कि जब हम एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या को जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। बोलो, बात समझ में आता है? वही बात इसमें कहा है। इसके बाद कहते हैं एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरमेय संख्या होती है। बोलो, बात समझ में आता है? यानी एक शून्येतर परमेय संख्या है ना, मतलब शून्य न हो। देखो, 0 भी एक परमेय संख्या है, 0 भी क्या है? परमेय संख्या। लेकिन शून्य को छोड़कर कोई अन्य संख्या से गुना करने पर या भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे देखो, जैसे √3 एक अपरमेय संख्या है और 2 एक परमेय संख्या है, इसको गुना करो, क्या आपको प्राप्त होगा? 2√3। आपको क्या प्राप्त होगा? 2√3 हमारा क्या है? अपरमेय संख्या, ठीक है। और उसके बाद आप एक √3 ले लो, है ना, √3 ले लो और इसको 2 से भाग कर दो, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का भाग कर रहे हो तो आपको क्या प्राप्त हुआ? √3/2 जो एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। और आप एक परमेय संख्या 2 ले लो, इसको अपरमेय संख्या √3 से भाग कर दो, फिर भी आपको क्या प्राप्त हो रहा है? अपरमेय संख्या। तो इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है कि 2 परमेय संख्या, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का सम अपरमेय संख्या होता है, या फिर घटाओ, है ना, क्या होता है? अपरमेय संख्या। जब एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को गुना करते हैं या भाग करते हैं तो हमारा जो भागफल आता है वो, या फिर शेषफल आता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा क्या होता है? एक अपरमेय संख्या होता है। बोलो, बात समझ में आता है? क्लियर है बात, है ना। तो यही पॉइंट आप लिख लो, इसको याद करो, है ना। आगे चल के हम आपको जो ऑब्जेक्टिव आप बनाओगे तो उसको आपको परमेय और अपरमेय चुनने में इससे आसानी होगी, ठीक है ना। ये सब पॉइंट आपको याद रहेगा तब, ठीक है।
तो मिलते हैं उदाहरण 10 और 11 और प्रश्नावली 1.3 के सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अभी आपको क्या करना है, जितने भी बात आप लोग पढ़े हैं सबका फेयर कीजिए। आप खुद से घर पर जाके बुक पढ़िए, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे आपको कुछ नहीं आने वाला है। चाहे आप कोई भी कितनों लाखों करोड़ों के सबसे अच्छे टीचर के साथ क्यों ना पढ़ो, है ना। इसीलिए आपको मैं बुक पढ़ना ही पढ़ना है, बुक पढ़ने से डरना नहीं है। अब आप इतना चीज़ पढ़ा दिए ना, आपको एक लाइन भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना बुक से लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूँ। सब वर्ड को देखता हूँ कि कौन वर्ड आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बुक पढ़ो, आपको बिंदास सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, एग्जाम्पल 10 से। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।